ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं भाई राकेश जी श्रीवास्तव। राकेश भाई राम राम। राम 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 रामदास जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री दर्शकों मैं बता दूं कि राकेश भाई मूलतः इनका परिवार जो है वो इनकी रूट्स बलिया में है, पर इनके दादाजी जो हैं वो चले गए थे कोलकाता। आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं कोलकाता के, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। उसके बाद जी। आप जो हैं ये दिल्ली में आ गया। आपने, मैं दिल्ली में फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। हाँ, तो आजकल आप जो है आईटी सेक्टर में काम करते हैं गुड़गांव में। जी जी। आपने एक बहुत शानदार पोस्ट लिखी थी फेसबुक पे, जो मैंने पढ़ी तो मैंने आपसे संपर्क किया कि ये जी जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि इंडिया अलायंस की इतनी सीटें आई हैं, जबकि आपका जो एनालिसिस है वो कहता है कि इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज तो ग्राउंड में थी ही नहीं। तो आइए बिल्कुल जरा उसको बिल्कुल। उसकी विवेचना करते हैं। क्या आप, हाउ डू यू से दिस, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए जरा दर्शकों को। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इंडिया अलायंस की घोषणा हुई करीब 1 साल पहले, तो उस समय उन्होंने सारी पार्टियों को एक स्टेज पे इकट्ठा किया और कहा कि हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे-जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते गए, उसके पहले विधानसभा के भी चुनाव हुए, तो विधानसभा के चुनाव में भी ये एक साथ नहीं लड़े। जैसे कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव की सपा और कांग्रेस जो है अलग-अलग लड़े, एक-दूसरे के खिलाफ लड़े। इसी तरीके से तेलंगाना में भी जो चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां, जो वामपंथी पार्टियां थीं, वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी, करीब 23-24 विधानसभा क्षेत्रों में। तो ये जो मतलब ये था कि इनमें कोई अलायंस नहीं था, ये एक कोशिश प्रयास था कि किसी तरीके से सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए। और फिर जब इन्हें ये लगा कि अलायंस नहीं हो सकता, तो ये कहते हैं कि भाई हम राज्य स्तर पे अलायंस करते हैं, पूरे नेशनल लेवल पे अलायंस नहीं होगा। तो फिर मेरा ये कहना है कि जब आप राज्य स्तर पे अलायंस कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अलायंस था वो सपा और कांग्रेस का अलायंस था। केरल में जो अलायंस था वो उसमें कोई नहीं था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां जो थी, वामपंथी संगठन एलडीएफ था और कांग्रेस जो थी वो यूडीएफ थी। हम जब इधर देखते हैं बंगाल में, तो बंगाल में वामपंथी संगठन और कांग्रेस एक तरफ थी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी। और फिर कश्मीर जब जाते हैं तो कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। पंजाब में देखें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। तो कहने का मतलब ये कि कहा तो इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस था, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस नहीं था, ये स्टेट लेवल का अलायंस था। तो दिल्ली में तो इंडिया अलायंस था, लेकिन पंजाब में नहीं था। अगर देखें तो, और बंगाल में तो था ही नहीं, उसमें नहीं था, क्या कहते हैं, केरल में नहीं था और कश्मीर में नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि अगर चुनाव पूर्व अलायंस उसको कहते हैं जब पार्टियां जो हैं, उसके जो घटक दल हैं, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ न लड़े, उनकी सबकी प्रतिबद्धता हो कि जो जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य था मोदी को हराना। तो मोदी को हराने के लिए सबको एक साथ लड़ना चाहिए था। केरल में 10-10 सीटें बांट लेनी चाहिए थी, है ना, भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था। तो ये हुआ नहीं। और ये क्या हुआ, जब बाद में जब चुनाव रिजल्ट आ गए, तब ये कहते हैं कि हमारी 232 सीटें हैं। अब उन 232 सीटों में उन्होंने ममता बनर्जी को 29 सीटें जोड़ दी। केरल में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के दोनों की सीटें जोड़ ली, जबकि दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे को हराकर 3 सीट और 7 सीट लेकर आई थी, लेकिन उनको भी जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये जो इंडिया अलायंस का 232 नहीं था, जहां जहां इंडिया अलायंस था, जहां पे वो आपस में नहीं लड़े, अगर हम केवल उन सीटों की चर्चा करें, जैसे हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, है ना, कर्नाटक इत्यादि राज्यों के, या उत्तर प्रदेश या बिहार, तो उसको मिलाकर 171 सीटें बनती हैं। तो अगर ये कहते हैं, मेरा तो मानना है कि भाई इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं थी, ये पोस्ट पोल अलायंस है। पोस्ट पोल आपने कहा कि हम लोगों ने जहां जहां जैसे से लड़े और जो जो सीटें मिली हमको, हम सब मिल जाते हैं और मिल के जो है मोदी को चैलेंज करते हैं, तो वो मिलाकर 232 हुई। लेकिन आपस में तो आप दूसरे खिलाफ लड़े थे। तो अगर जिन जिन राज्यों में आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, इसका मतलब है कि वहां अलायंस नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, कश्मीर में 3 सीटें थी, 3 सीटों पर एक में तो उमर अब्दुल्ला हार गए, बारामूला सीट पर, कहते हैं जो आतंकवादी समर्थक जो अब्दुल राशिद के साथ।
जो राशिद इंजीनियर राशिद नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो बाकी 2 सीटों पे जीत हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, किसको हराया उन्होंने? पीडीपी को। महबूबा मुफ्ती जो इंडिया अलायंस की घटक हैं, उनको किसने हराया? इंडिया अलायंस के दूसरे घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। तो हम क्या कहें कि जम्मू कश्मीर में किसकी जीत हुई? मतलब इंडिया अलायंस हारा या जीता? क्या कहें हम? अगर हम केरल की बात करें तो केरल में क्या कहें? भाई कांग्रेस जीती, कम्युनिस्ट हारे, तो क्या कहें हम कि कौन जीता? तो इंडिया अलायंस हारा या जीता? तो हम तभी कह सकते हैं इंडिया अलायंस हारा या जीता, जबकि इंडिया अलायंस एक साथ एक यूनिट के रूप में लड़ रहा हो। ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है, जो कि पोस्ट पोल अलायंस होता है। तो ये वही है, जबकि दूसरी तरफ एनडीए है। आप एनडीए की बात करें तो 1999 में जो एनडीए का अलायंस था, एक प्री पोल अलायंस के रूप में गया था, और फिर बाद में जो है उसकी जीत हुई, 300 सीटों के लगभग उन लोगों को मिला और एनडीए की सरकार बनी। उसी तरीके से इस समय एनडीए के कोई भी घटक दल, चाहे वो कोई भी राज्य हो, आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे। तो एनडीए ने अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी को आगे किया, और सब लोगों का एक ही नारा था, अब की बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। तो इसलिए वो चुनाव पूर्व का अलायंस था, इंडिया अलायंस चुनाव बाद का अलायंस है। और जो भी कहता है कि इंडिया अलायंस चुनाव पूर्व का अलायंस था और हमको 232 सीटें मिली हैं, वो धूर्तता की मैं कहता हूं धूर्तता की पराकाष्ठा है ये ना। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास है। नहीं तो आप अधीर रंजन चौधरी को आप वहां हराते हैं। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस में के लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, उनको हराने के लिए आप जी जान लगा देते हैं, उनको हरा देते हैं। तो ये कैसा अलायंस है जो आपस में एक दूसरे को हराने पे लगा हुआ है? तो मेरा यही कहना है कि ये जो लाइन ये लोग ले रहे हैं कि हमें 232 सीटें मिली हैं और हम काफी नजदीक आ गए हैं 272 के, ये सरासर झूठ है। इनके झूठ का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है कि आपका कोई अलायंस था ही नहीं चुनाव पूर्व। ये जो भी था, ये स्टेट लेवल का अलायंस था, नेशनल अलायंस नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जी। अच्छा, एक ये तो हो गई इंडिया अलायंस की बात। इसके विपरीत एनडीए जो है वो प्री पोल अलायंस था जी, और वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े हैं कहीं पर भी। उस अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े नहीं लड़े, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, टीडीपी हो, जदयू हो, या फिर अपना दल हो, या शिवसेना हो, कहीं भी ये लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, असल में देखिए, एनडीए के जो घटक दल हैं उन सबकी प्रेजेंस किसी एक स्पेसिफिक एरिया और राज्य में ही है, पहली बात। जी। और इसलिए उनको जो आपस में अलायंस करना था वो आसान था अपेक्षाकृत। और एनडीए अलायंस का जो मुख्य घटक दल है बीजेपी, वो इतना स्ट्रांग था, उसको अलायंस से पहले की जो जिन परिस्थितियों में अलायंस हुआ उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि इनको भाई अपने लेवल पे ही पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। इसलिए किसी प्रकार की कोई खींचातानी नहीं थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, बिहार में जी, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें पासवान जी की पार्टी ने उनके बेटे लोजपा में ने जो है पूरी ताकत लगा दी थी जदयू को कमजोर करने में पूर्व के चुनावों में। बिल्कुल बिल्कुल। जो राज्य में जो चुनाव, विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी और पिछली लोकसभा में भी। नहीं, पिछली जो लोकसभा थी उसमें तो रामविलास पासवान थे, उस समय जीवित थे। तो रामविलास पासवान के नेतृत्व में चुनाव हुआ विधानसभा में, उसमें, ये सिर्फ विधानसभा में हुआ। हाँ, ये विधानसभा में हुआ। और इस लोकसभा में जदयू और लोजपा दोनों एनडीए का हिस्सा थी और आपस में तालमेल भी था, जो मनमुटाव था वो दूर हो गया था। और इसलिए उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, प्रत्याशी नहीं लड़ा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि अब जबकि चुनाव हो गया, अलायंस की सबकी, मान लीजिए इन्होंने एक फर्जी अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस ही सही बना के खड़ा कर दिया,
सरकार बन गई, शपथ ले ली, विभाग हो गया, सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। अब आप इस इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, इंडी अलायंस का जो मैं कोई फ्यूचर नहीं देखता हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये तात्कालिक इनका उद्देश्य होता है। जैसे कि आप 2017 के चुनाव में जो अलायंस हुआ था यूपी में, वो सपा और कांग्रेस के बीच में हुआ था। उस समय ये दोनों लड़के, ये कहते थे, यूपी के लड़के कहते थे अपने आप को ना, अखिलेश यादव और कहते हैं राहुल गांधी, ये कहते थे यूपी के लड़के आए हैं और ये जीतेंगे, हराएंगे सबको। नहीं जीत पाए। इलेक्शन के तुरंत बाद वो अलायंस खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्शन का उद्देश्य था कि दोनों मिलकर अगर सरकार बन जाती तो अलायंस चलता। लेकिन जब सरकार नहीं बनी, जो उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ, सरकार तो अलायंस खत्म हो गया। यही हाल सपा बसपा अलायंस का हुआ 2019 के चुनाव में, क्योंकि उसमें मेल नहीं था, आइडियोलॉजिकल कोई सहमति नहीं थी, ना ही किसी मुद्दों पर सहमति थी। केवल ये था कि चुनाव जीतना है, अपने अस्तित्व को के ऊपर संकट है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। और इसलिए क्या कहते हैं कि जब अस्तित्व जितना बनना था बना, उसके बाद वो हट गया। वही हाल अभी आम आदमी पार्टी के साथ तो तुरंत हो गया। बाकी बाकियों को छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी ने अभी कह दिया कि दिल्ली में हम क्या कहते हैं कि कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं होगा, और कांग्रेस भी वही कह रही है। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। अभी पानी के मुद्दे पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। हरियाणा में भी हुड्डा जी ने कह दिया कि नहीं, कोई अलायंस नहीं होगा आम आदमी। ये तो सिर्फ लोकसभा के लिए अलायंस था। भाई, जब आप ऐसा कहते हैं कि लोकसभा के लिए अलायंस था और विधानसभा में अलायंस नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये अलायंस ये तात्कालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। जब वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो अलायंस उसी समय टूट जाता है, और यही इसका होगा। बाद में भी आप, जब इंडिया अलायंस बना था तो मैंने पोस्ट लिखी थी, वो फोटो लगा के उनकी, इंडिया अलायंस की सबसे पहले बैठक थी जिसमें ग्रुप फोटो लिया गया था। मैंने लिखा था कि इसमें जो दिख रहे हैं लोग ना, इसमें बहुत सारे लोग चुनाव आते आते एनडीए की तरफ दिखेंगे, और वो सही हुआ। नीतीश कुमार इधर आ गए, है ना, प्रफुल्ल पटेल इधर आ गए, और आरएलडी के जो राष्ट्रीय लोकदल के अपने अजीत सिंह के जो पुत्र हैं, क्या नाम है उनका, नाम ही भूले, जयंत चौधरी इधर आ गए। तो क्या, हाँ, जयंत चौधरी इधर आ गए। तो उनको जब अपने हिसाब, देखिए ऐसे जो वो होते हैं, कहते गठबंधन होते हैं, तो उसमें जब अपने हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं तो तुरंत, मतलब जो जिस नीतीश कुमार ने बनाया, सब पार्टियों को लेकर एक प्लेटफॉर्म पे आए, वो नीतीश कुमार ही निकल गए उनसे, है ना। तो इसका मतलब कि कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं, कोई आइडियोलॉजिकल क्या कहते हैं कि वो देखिए, ये आप ऐसे सोचिए इसको, इंडिया अलायंस तो बन गया, जो इसको इंडिया अलायंस जिसको कहते हैं ये, लेकिन इंडिया अलायंस का एक ऑफिस तक नहीं बना। चुनाव में इंडिया अलायंस का एक ऑफिस, इंडिया अलायंस के कोई प्रवक्ता नहीं निर्धारित किए गए कि ये लोग इंडिया अलायंस के प्रवक्ता होंगे। कोई एक कॉमन मैनिफेस्टो नहीं बना। तो अगर आपके पास कॉमन मैनिफेस्टो नहीं है, चुनाव की एक क्या कहते हैं कोहेरेंट स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर किस बात का अलायंस? अगर चुनाव में जीत जाते तो अलायंस चलता, चुनाव में हार गए अलायंस नहीं चलेगा, सीधी सी बात। अच्छा, इस चुनाव रिजल्ट की जब हम समीक्षा करते हैं ना, तो उसमें 2-3 बातें निकल के बड़ी स्पष्ट आई हैं जी। कि पहली बात तो, अब जब अगले विधानसभा चुनाव होंगे जी, तो सबसे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में होना है। महाराष्ट्र, जी। तो जी। हरियाणा में कांग्रेस ने बोल दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ तो किसी किस्म का कोई तालमेल होगा नहीं। देखिए, लोकसभा में भी किसी किस्म के अलायंस की हरियाणा में गुंजाइश नहीं थी, पर चूंकि कांग्रेस को दिल्ली में करना था, इसलिए दिल्ली में करना था, तो दिल्ली में 3 सीट लेने के लिए मजबूरन इन्होंने एक सीट कुरुक्षेत्र की हरियाणा में दी। जी। अब आते हैं जरा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो ये इनकी जो महाविकास अघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस फिलहाल शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनका अलायंस होगा, आपको लगता है अगले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि वो अलायंस होने की संभावना है, क्योंकि ये तीनों लोग, देखिए, एक जो इनको भय था कि इनको ये नहीं पता था कि शिवसेना के जो समर्थक हैं वो किधर जाते हैं। वो शिवसेना की तरफ जाएंगे, शिंदे ग्रुप की तरफ, या फिर उद्धव ठाकरे की तरफ। तो ये स्पष्ट हो गया इन चुनावों में, जिस किसी भी कारण से रहा हो,
कि अधिकतर शिवसेना के समर्थक जो हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो इनको आगे लगता है, और उद्धव ठाकरे की 9 सीटें भी आई हैं, सांगली भी जीत जाते। अगर कांग्रेस जो है अपना बैकडोर से उम्मीदवार नहीं खड़ा करती, तो वसंतदादा पाटिल के पोते को नहीं खड़ा करती, तो सांगली सीट भी जीत जाते वो। तो इनको ये लग गया है कि हम 16% जो सीट है, 16.5% वोट है वहां पे मिले हैं इस बार। तो अगर तीनों को मिला दें, एनसीपी शरद पवार ग्रुप, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे, तो इनका वोट प्रतिशत जो है ये 1% के लगभग ज्यादा बनता है बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार ग्रुप के साथ। तो मुझे लगता है कि ये जाएंगे उधर। लेकिन मुझे एक बात और चीज लगती है कि चूंकि गठबंधन केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, तो उसको मजबूत करना है, और ये स्पष्ट हो गया है बीजेपी को कि शिवसेना और एनसीपी अजित पवार के साथ चुनाव जीतने की संभावना विधानसभा में जो है वो बहुत प्रबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि एनडीए की कोशिश ये रहेगी, मोदी और अमित शाह की कोशिश ये रहेगी कि उद्धव ठाकरे को इधर लाया जाए, और उद्धव ठाकरे को जो भी अपने पुराने रिश्तों का हवाला देकर इधर लाया जाए, और जिससे कि शिवसेना और बीजेपी का जो है वो हो जाए। फिर इस पर जब दोनों को मिलाकर, फिर तो एनसीपी और कांग्रेस को जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये इनकी कोशिश रहेगी कि चुनाव में अभी भी 6-7 महीने बचे हुए हैं। नहीं सर, पर उसमें एक बात मैं आपको बताऊं, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, और अभी इस चुनाव की सही से समीक्षा हुई नहीं है। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे को जो वोट मिला है, शिवसेना को जो वोट मिला है, उसमें बहुत बड़ा एक शेयर तो मुसलमानों का है। तो मुसलमान कब से उद्धव ठाकरे के वोटर हो गए? वो तो उस अलायंस की वजह से जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि शिवसेना का जो ओरिजिनल वोटर था वो उद्धव के साथ गया। नहीं, उद्धव उस शिवसेना के वोटर के बल पे चुनाव नहीं जीती है। मुसलमानों के बल पे जीती। उद्धव को मुसलमानों का पूरा एन ब्लॉक वोट मिला है। तो जब इंडी अलायंस की जब समीक्षा करेगा इंडी अलायंस बैठ के, तो वो तो ये पूछेगा कि भैया सीट जीते हो, किसके वोट से जीते हो? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना। पूरी तरह सहमत हूं। तो इसलिए ये भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सुनिए, ये भी एक भ्रम है कि उद्धव की जो सेना है उसने अपना वोट इंटैक्ट रखा है। नो, उद्धव का कोर वोट उनसे नाराज होकर चुका है। वोट है, वो सेक्युलर वोट है, वो एंटी बीजेपी वोट है, एंटी हिंदू वोट है। मैं एंटी बीजेपी भी नहीं कहता, वो एंटी हिंदू वोट था जो कि मजबूरन शिवसेना को देना पड़ा। इसलिए ये कहना, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना कि उद्धव का वोट इंटैक्ट है और शिवसेना जब दो फाड़ हुई तो उद्धव ने अपना कोर वोट रिटेन किया, ये गलत है। पहला। एक और मैं आपको बड़ा मजेदार कंक्लूजन बताना चाहता हूं जी। पंजाब में बीजेपी हमेशा जूनियर पार्टनर की तरह चुनाव लड़ती रही अकाली दल के साथ, और 10 सीट पे अकाली दल लड़ती थी, 3 सीट पे ये लड़ते थे, बीजेपी लड़ती थी। विधानसभा में मात्र 23 शहरी सीटों पे बीजेपी लड़ती थी और बाकी 90 से ज्यादा सीटों पे अकाली दल लड़ती थी। इस चुनाव में अकाली दल वोट शेयर के मामले में भी, वोट परसेंटेज के मामले में भी भाजपा से बहुत पीछे, और भाजपा ने इस चुनाव में अकाली दल को एक बात समझा दी है कि नाउ वी आर नो मोर अ जूनियर पार्टनर। बिल्कुल। अगर गठबंधन करना होगा तो उस हिसाब से करना होगा, नए जो समीकरण बने हैं उसके हिसाब से करना होगा। यदि अकाली और भाजपा मिलके लड़े होते तो आज की स्थिति में 10 सीट जीत रहे थे। अगर अकाली भाजपा का वोट मिला दिया जाए
तो 10 सीट जीतने की स्थिति में था अकाली भाजपा गठबंधन। 3 सीटों पे भाजपा सेकंड आई है, 5 जी। सीटों पे भाजपा थर्ड आई है, पर और सेकंड और थर्ड का मार्जिन बहुत कम है। कम और उसमें देखा उस मैंने। थर्ड में अगर अकाली दल का वोट ऐड कर दिया जाए तो वो सीट निकल आती है। जैसे तो अमृतसर हाँ, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, ऐसी बहुत सी सीटें हैं। जी। तो सर अब पंजाब में फिर से एक बात चल पड़ी है कि अगला विधानसभा गठबंधन। चुनाव में हो सकता है अकाली भाजपा फिर से साथ लड़े, पर अब की बार वो 23 और 90-95 वाला बंटवारा नहीं होगा। अब वो सीधे सीधे इस बार 56। रामदास जी, इस बार भी जो एक बात मुझे इलेक्शन के पहले सुनने में आई थी, जो गठबंधन की बात चल रही थी उस समय भी, कि भाजपा ने कहा कि भाई आधी आधी सीटों पे लड़ेंगे। अकाली दल वाले जो सुखबीर सिंह बादल वही कह रहे थे कि नहीं 3 और 10। इन्होंने कहा नहीं, वो पुराना मामला नहीं है, अब आधी आधी सीटों पे लड़ेंगे, कम से कम 6 सीटों पे लड़ेंगे, आप 7 सीटों पे भले लड़ जाइए, क्योंकि हम जो है पहले से मजबूत स्थिति में। वो नहीं माने, इसलिए गठबंधन नहीं हुआ। और अच्छा हुआ कि गठबंधन नहीं हुआ। मेरा मानना है कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, गठबंधन नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ। वस्तु स्थिति का पता चल गया। हाँ, अब सर नए तरीके से गठबंधन होगा। अच्छा, बिल्कुल, मुझे लगता है कि हाँ, दोनों के हित में है। इस चुनाव की एक और जो अभी तक जो समीक्षा हुई है उसमें 23 विधानसभा सीटों में भाजपा लीड लेके निकली है और 6 विधानसभा सीटों में जीत के एकदम करीब थी। तो 30 लगभग अकेले 30 विधानसभा सीटों में तो भाजपा जीत के करीब है आज की तारीख में पंजाब में। तो अकेले लड़ने के बावजूद तो हो सकता है कि अगला जब पंजाब का विधानसभा चुनाव हो तो अकाली भाजपा आपको फिर से साथ दिखाई दे। एक ये मैं आप मुझे भी लग रहा है कि ऐसा होगा। अच्छा, एक सर मेरी आपकी एक चर्चा होनी चाहिए, उसमें थोड़ा हालांकि समय लगेगा आज है नहीं, पर मैं उस विषय को इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं कि यूपी में जी मरी हुई कांग्रेस को पुनर्जीवित कर दिया अखिलेश ने। एक पॉलिटिशियन के रूप में अपने दुश्मन को, अच्छा एक बात बताइए, आखिर समाजवादी पार्टी की मुख्य ताकत क्या है? मुसलमान और यादव? वही जो जानते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही दोनों। इस चुनाव में अखिलेश ने 17 सीटों पर मुसलमानों को कांग्रेस का घर दिखा दिया और यादवों को भी दिखा दिया। तो लॉन्ग टर्म अगर सोचा जाए तो क्या अखिलेश ने ये कांग्रेस को पुनर्जीवित करके या उनमें उत्साह का एक संचार करके क्या अपने लिए खाई तो नहीं खोद ली है भविष्य में? आपको क्या लगता है? बिल्कुल यही लगता है जो आप कह रहे हैं। मैं आपकी बात से, मेरे दिमाग में यही विचार आया था कि मैं इस संदर्भ में बिहार का एग्जांपल दूंगा। बिहार में जब भाजपा से अलग हुई नीतीश की पार्टी, जदयू जब अलग हुई, उसके पहले लालू मृतप्राय हो गए थे। लालू के घर पर कोई पत्रकार तक नहीं जाता था, बैठ के भैंस के साथ बैठे रहते थे, पंखा झलते रहते थे। लेकिन केवल भाजपा के साथ जो डाह था नीतीश कुमार का, कि नहीं, उनको लगता था कि हम बड़े हैं, नरेंद्र मोदी से अलग लड़ गए, और उसकी वजह से जो उनका हश्र हुआ 2014 के चुनाव में, उसकी वजह से वो लालू से उन्होंने गठबंधन कर लिया दोबारा। तो लालू को पुनर्जीवित, आज जो खतरा नीतीश कुमार को हुआ है, वो लालू की वजह से हुआ है। तो वो उसका पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो नीतीश कुमार के ऊपर जाता है। उन्होंने भाजपा को हराने के लिए लालू को पुनर्जीवित कर दिया। यही काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस, अगर देखिए, कांग्रेस को पिछले लोकसभा के चुनाव में 6-6.5% के लगभग वोट था, और विधानसभा के चुनाव में मात्र 2.5% था, है ना। तो 2.5% वाली पार्टी को आप फिर कहां लेकर चले गए आपने? तो वो कांग्रेस में ऊर्जा का संचार हो गया है,
कांग्रेस अब एक डिमांडिंग पोजीशन पे होगी, है ना? Yes. एक बार्गेनिंग पावर उसकी बढ़ गई है और वो फिर क्या Yes. कहते हैं उनका वोट बैंक भी क्या कहते हैं जो है वो एक छीनने की कोशिश करेंगे। वो दोनों एक दूसरे का वोट बैंक छीनने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इनमें जो है उठापटक होगी और ये पुनर्जीवित करके अखिलेश ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, जैसे कि नीतीश ने मारी लालू को पुनर्जीवित करके। और एक चीज और मेरे ध्यान में आई कि सिर्फ मुस्लिम और यादव नहीं, दलित वोट ने भी कांग्रेस का दरवाजा दोबारा देखा है 20 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल दलित वोट भी कांग्रेस की तरफ गया है। तो सर वो हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत कहते हैं ना कि यमराज का डर बुढ़िया के मोले के गम ना है, यमराज परच न जाए रास्ता न देख लें। तो सर कहीं वो रास्ता अखिलेश ने अपनी नासमझी में वोटर को कांग्रेस का रास्ता दिखा दिया क्या? यह अभी एक सोचने वाली बात। ये तो मतलब अभी मतलब ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो अगला कोई चुनाव होगा तो उसी में ये परिलक्षित होगा। देखिए स्पष्ट है कि भाजपा की तरफ जो मोदी जी के आने के बाद जो भाजपा की तरफ जो दलित वोटों का आगमन हुआ था, जो दलित वोट इधर आया था, जो लाभार्थी थे, मुख्य रूप से कौन आए थे? जो लाभार्थी थे। तो लाभार्थियों में जो है एक मतलब भावना जगी कि मोदी जी हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो इधर आने लग गए। लेकिन इस बार जो आरक्षण का जो कि आरक्षण आपका समाप्त कर दिया जाएगा, 400 पार इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आपका आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, और ये भय फैलाकर उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की गई। क्योंकि मायावती का वोट प्रतिशत जो है वो 19% से घट के 9% पे आ गया, 9 साढ़े 9% पे आ गया। तो वो 10% भाजपा की तरफ नहीं आया। भाजपा का वोट प्रतिशत 49.5% था पिछले लोकसभा में, वो घट के 41.29% हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 8.25 या 8.21% का जो घटाव है, ये भाजपा से दलित वोट ही निकलकर उनकी तरफ गया है। तो भाजपा पूरी कोशिश करेगी उनको वापस लाने की। अच्छा, लेकिन मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई, मैं वैसे ही मतलब संदर्भ है तो इसलिए बात कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कि जैसे हम भी कह रहे हैं कि भाई दलित वोट उधर चला गया, उनको भय दिखाया गया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मोदी जी ने कहा कि ओबीसी का जो कोटा है 27% का, उसमें मुसलमानों को डाला जा रहा है ओबीसी के कोटे में। तो वो ओबीसी का जो है हक मार रहे हैं, ओबीसी का हक मारा जा रहा है। तो आरक्षण अगर कोई समाप्त कर रहा है या आरक्षण में कोई कमी कर रहा है तो ये पार्टियां कर रही हैं, सेकुलर पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि ओबीसी के कोटे में उन्होंने मुसलमानों को दे दिया है। तो ये बात उनको समझ में नहीं आई कि भाई ये हमारा हक मार रहे हैं। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि कहते मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। कैसे समाप्त कर देंगे भैया? 10 साल तक नहीं समाप्त किया, आगे कैसे समाप्त कर देंगे? ये मतलब बहुत ही अबूझ पहेली है बेसिकली। तो इसका एक आत्मावलोकन करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा उनके साथ कि आपने क्यों वोट दिया। पिछली बार अगर आपने मोदी जी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, इस बार क्यों वोट दिया? तो ये पूरे मतलब मोदी जी को पिछली बार की तुलना में कम वोट आना, एब्सोल्यूट नंबर में भी, मतलब केवल वोट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि क्या कहते हैं कि मार्जिन जो कम हुआ है, एब्सोल्यूट नंबर जो है मोदी जी के वोट का वो भी कम हुआ है पिछली बार की तुलना में, जबकि वोटर जो है 70,000 80,000 बढ़े हैं जो वैलिड वोटर्स हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये तो आत्मावलोकन करेंगे ये लोग, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए कोशिश अब दलित वोट जो है वही डिटरमाइनिंग फैक्टर बन गया है यूपी में। मायावती की तरफ से वो निकल चुका है। मायावती में जाटो वोट बचे हुए हैं या कुछ और होंगे, लेकिन 10% वोट मायावती की तरफ से निकल गया है। उस वोट को लेकर अब खींचातानी होगी। अब उसमें कितना कांग्रेस के पास टिकी रहती है, कितना वापस आती है, क्योंकि उनमें ये भी एक लालच जगा था कि 8,500 रुपए मिलेंगे और बेरोजगारों को जो भी मिलेगा, जो भी घोषणाएं हुई थी। तो ये देखना पड़ेगा कि वो कांग्रेस के पास रहते हैं या इधर आते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो दलित वोटर सपा को कभी लाइक नहीं करता था। जो इनको सबसे हाईएस्ट वोट प्रतिशत आया था, 29% वोट आया था, है कि नहीं? 29% वोट से ज्यादा नहीं आया इनको कभी भी ना, इस बार तो बहुत ज्यादा आ गया। तो ये दलित जो है ये कांग्रेस की वजह से ही, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस की वजह से उसका माइग्रेशन हुआ है उधर की तरफ ना।
तो कांग्रेस ऑब्वियसली उसको अपनी तरफ खींच कर रोक कर रखना चाहेगी, जो कि सपा के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तो 17 सीटों पे कांग्रेस मान गई, आगे नहीं मानने वाली है। पर अच्छा, अब मेरे मन में आपसे बात करते करते एक सवाल और आया है, पर आज 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है, मैं इसको अगले टॉपिक के लिए सेव करके रखता हूं। आपको लगता है कि क्या भविष्य में कभी भाजपा और बसपा का भी कोई प्री पोल अलायंस हो सकता है यूपी में? इसकी संभावना आप देखते हैं? मेरे दिमाग में ये विचार पौंधा था, और मुझे लगता है क्योंकि बसपा जो है 10% वोट लेने के बावजूद, भारत में ऐसा वो पार्टी सिस्टम तो है नहीं कि 10% मतलब, अच्छा उसके ऊपर भी मैं कभी बात करूंगा कि जिस पार्टी को 10% वोट आता है उसका एक भी रिप्रेजेंटेटिव जो है संसद में नहीं है या विधानसभा में नहीं, ये बहुत ही गलत बात है ना। कि मतलब ऐसे सोचिए कि भाजपा को कहीं किसी राज्य में 20% वोट आ रहा है और एक भी विधानसभा में सदस्य नहीं है, तो उसका कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, उन लोगों की कोई आवाज ही नहीं है। तो ये एक अलग विषय है जिसको मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल जो आपके सवाल का जवाब मेरा यही है कि बसपा का वोट शेयर कम हुआ है, बसपा के उठने की कोई संभावना नहीं है दूर दूर तक। ये मायावती जी को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब मायावती जी वो 10% वोट लेकर क्या करेंगे? तो वो सोचेंगे भाई जो बाकी जिंदगी बची हुई है अपने भतीजे का या जो भी देखना है पार्टी का, तो वो यही सोचेंगी कि जैसे पासवान ने अपने बेटे का जो है भविष्य सुनिश्चित किया, वैसे मायावती जी भी अपने भतीजे का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वो कोई डील करेंगी, है ना, बीजेपी के साथ। और बीजेपी का भी इंटरेस्ट इसमें होगा कि असली बीजेपी का है कि हिंदू वोटों का सॉलिडीकरण, है ना, हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया जाए, तो वो बीएसपी के साथ होगा। अगर बीएसपी के साथ अलायंस होता है और मायावती को कुछ पद दिया जाता है ऊपर, तो मुझे लगता है कि बीएसपी के साथ अलायंस होगा, और ये फिर डेडली अलायंस होगा, और फिर ये अनबीटेबल अलायंस होगा। ये अनबीटेबल अलायंस होगा क्योंकि दलितों में सपा को लेकर एक जो है एक इनसिक्योरिटी है, लेकिन दलितों में भाजपा को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं होती। तो इसलिए वो अलायंस जब होगा तो मुझे लगता है कि वोट ट्रांसफर ऑफ वोट जो है ना पूरा का पूरा होगा, और फिर वो मतलब इन अनबीटेबल अलायंस होगा। और मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूं, इसकी संभावना देख रहा हूं, क्योंकि 10% वोट के साथ मायावती 10% आगे भी मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं, उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो खत्म हो जाएगा। जी, तो राकेश भाई जैसे आप देख लीजिए ना, अभी जैसे राष्ट्रीय लोकदल है, जयंत चौधरी ने क्यों अलायंस किया? जयंत चौधरी ने इसीलिए अलायंस किया ना कि भले ही 2 सीटें आ जाएं, भाई अस्तित्व तो बचा रहेगा। तो मायावती का भी वही होगा, अस्तित्व को बचाने के लिए। और पुराने समय में इन दोनों का आपस में क्या कहते हैं कि कई बार गठबंधन रहा है, सरकार चलाई है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब ये इस तरह की बात नहीं हो कि भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी एक हो जाए, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ये संभावना है, पूरी संभावना है, मुझे तो लगता है। बहन जी के व्यक्तिगत संबंध भाजपा नेताओं से हमेशा बहुत अच्छे रहे, और भाजपा नेताओं ने कभी भी बहन जी के खिलाफ कभी कोई सी अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया, या कभी ऐसी कोई व्यवहार नहीं किया धरातल पे। बिल्कुल, तो, बिल्कुल भाई इतना लेट आपने समय दिया, आप ऑफिस से आते ही मेरे साथ बात करने बैठ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कुछ राजनीतिक चर्चाएं और करना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं सर, आई होप विल कीप टॉकिंग। ठीक है रामदास जी, जय श्री राम, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।